नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइडिफाई कोचिंग क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पिछली क्लास में द्विध्रुव के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में डिस्कस किया था। द्विध्रुव क्या होता है कि आवेश के परिमाण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। दो ध्रुव ऐसे रहेंगे जिनमें आवेश के परिमाण कैसे रहें, बराबर रहें। पहला ध्रुव ये हो गया और दूसरा ध्रुव हम बनाते हैं, इसी का कॉपी कर देते हैं। ये दोनों में आवेश के परिमाण सेम होने चाहिए। तो इसमें भी आवेश का जो परिमाण है Q है, ये इसमें आवेश का परिमाण Q है और इसमें भी Q है। प्रकृति इनमें विपरीत हो तो एक में माइनस और एक में प्लस है। एक को हम A नाम देते हैं और एक को B नाम देते हैं। तो दो ध्रुव जिनमें आवेश के परिमाण कैसे हों, बराबर हों, प्रकृति विपरीत हो और अल्प दूरी पर रखे हों। अल्प दूरी हम यहाँ ले सकते हैं, अल्प दूरी कोई भी इनमें, जैसे इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा और ये इनके बीच की दूरी हमने प्रभावकारी लंबाई नाम दिए थे, जिसको 2L बोलते हैं। तो द्विध्रुव क्या होता है कि आवेश के परिमाण जिनमें बराबर हों, ऐसे ध्रुव जिनमें आवेश के परिमाण बराबर हों, प्रकृति विपरीत हो और अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है। तो अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, सबसे पहला प्रश्न तो यही है, अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे। तो यह द्विध्रुव है, इसका जो अक्ष है, अक्ष ये वाला अक्ष कहलाएगा। इसको बढ़ाएंगे हम और किसी भी बिंदु पर, उसी के अक्ष के किसी भी बिंदु पर जब तीव्रता निकालेंगे तो वह कहलाएगी अक्षीय स्थिति। द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति का मतलब होता है द्विध्रुव को के अक्ष को बढ़ाने पर, ये लिखा हुआ है, जब कोई बिंदु किसी द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। अक्ष मतलब ये एक्सिस कहलाएगा। इसको जैसे हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसी को जैसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ये आगे की ओर बढ़ा दिए तो यहाँ भी अक्ष निकाल सकते हैं हम एक, और इधर साइड बढ़ाएंगे तो यहाँ भी अक्ष हो सकता है। अभी फ़िलहाल हम इस साइड वाले अक्ष के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो किसी द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में, ये बढ़ा दिए हमने अक्ष, और इस पर कोई भी बिंदु हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम मान के चलें कोई भी बिंदु, एक P मान के चलते हैं, तो यहाँ पर हमें तीव्रता की गणना करना है। तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, या अक्षीय स्थिति अनुदैर्ध्य भी बोला जाता है इसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तीव्रता का भी आपको सीधा सा अर्थ बताया गया था। तीव्रता का मतलब होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश या उसी को परीक्षण आवेश कह सकते हैं हम, उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हम एक द्विध्रुव लिए, द्विध्रुव जिनमें आवेश के परिमाण क्या हैं, Q हैं, दोनों में बराबर हैं। प्रकृति एक में प्लस है और एक में माइनस है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमने 2L लिए, जिसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसके बढ़ाए गए अक्ष में, तो इसका बढ़ाया गया अक्ष ये देखिए आप, इसमें एक बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। अब इस पर हम कोई भी आवेश, चार्ज, परीक्षण आवेश जो हम मान के चलते हैं +1 एकांक धनावेश कहेंगे, इसकी हम यहाँ पर कल्पना करते हैं, एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। अब इसका जो मध्य बिंदु है द्विध्रुव, अब AB एक द्विध्रुव बन गया, A ये हो गया, B ये हो गया, तो AB एक द्विध्रुव बन गया। AB का जो मध्य बिंदु है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं O। तो O क्या बन गया, द्विध्रुव का मध्य बिंदु बन गया। अक्षीय स्थिति आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि कोई भी द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। आइए थोड़ा इसको जूम कर देते हैं हम और फिर इस डायग्राम को बनाते हैं। तो एक द्विध्रुव AB है, AB एक द्विध्रुव है जिसमें प्रत्येक आवेश का परिमाण Q है, प्रभावकारी लंबाई 2L है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। O से जो हमने जो डिस्टेंस लिए हैं P तक का, वो हम नाम देते हैं R। तो मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु क्या लेते हैं, P लेते हैं। तो यहाँ से एक बिंदु बनाते हैं, ये यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा उसका, ये यहाँ तक, लगभग यहाँ तक, हाँ। तो P बिंदु तक जो डिस्टेंस है वो है R। P बिंदु तक डिस्टेंस हमने कितना ले लिए, R ले लिए। तो यहाँ तक हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ता है जो हमने बनाए हैं। तो AB एक द्विध्रुव है
जिस पर प्रत्येक आवेश का परिमाण q है, ए बी द्विध्रुव है जिसके प्रत्येक आवेश का परिमाण q है, प्रभावकारी लंबाई 2l है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो देखिए किस तरह से डिवाइड होगा। अगर हम बात करें कि 2l की, तो 2l को यदि आधा आधा डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इतना हो जाएगा l, यहाँ तक मध्य बिंदु तक ही l हो जाएगा, और इसके बाद फिर ये आधा कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो l में हमने इसको डिवाइड कर दिए, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो l और l मिला के कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें a से लेके p के डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर हम देखें ये पूरा r है, इसमें से इतने भाग को हम अलग कर देते हैं, ये यहाँ से इतना कितना है, r है, r में से ये l वाला भाग हट गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके a से लेके p तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये a से यहाँ P तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो R में से L को हमने घटा दिए, R में से L को घटा देते हैं, तो यहाँ जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा R माइनस L, इतना आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो B से P तक का डिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे, ये R है, R में ये भाग L जो है ऐड हो गया, जुड़ गया, तो R प्लस L हो जाएगा। तो ये B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस L हो गया। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले द्विध्रुव बनाएंगे, इसके बाद इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जिस पर एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे। इसके बाद दूरी को डिवाइड करेंगे कि a से p तक का डिस्टेंस कितना हो सकता है और b से लेके p तक का डिस्टेंस कितना हो सकता है। अब आप देखिए कि जब +q +1 पर बल लगाएगा तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण के कारण ये किस साइड जाना चाहेगा, आगे की ओर जाना चाहेगा। प्रतिकर्षण मतलब दूर ढकेलना, तो +q +1 को आगे की ओर ढकेलेगा, +q +1 को आगे की ओर ढकेलेगा, मतलब a के कारण जो इस पर तीव्रता आएगी, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल को ही तीव्रता कहते हैं। तो +q और +1 में हो रहा प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण ये जाएगा आगे की ओर। मतलब अगर हम देखें a के कारण जो तीव्रता आएगी, a के कारण यहाँ पर जो तीव्रता आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आगे की ओर होगी। तो हम इसे नाम दे सकते हैं, अगर हम +1 में तीव्रता की बात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी E, A नाम देते हैं, और ये आगे की ओर रहेगी। मतलब तो -q और +1 के बीच में लग रहा है आकर्षण, मतलब B जो है +1 पर आकर्षण वाली प्रकृति का बल लगा रहा है, जिसके कारण EB जो डायरेक्शन है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और B मतलब B के कारण लगने वाला बल, तो दोनों में जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण का। आकर्षण के कारण जो प्रकृति रहेगी EB की वो इस साइड रहेगी, आकर्षण वाली प्रकृति इस साइड रहेगी। तो EB इस साइड लग रहा है और EA जो है उस साइड लग रहा है, जस्ट दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर ये इनका डिस्टेंस कम है, मतलब इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा, और +1 और -q के बीच लगने वाला आकर्षण बल दूरी बढ़ने के कारण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब दोनों को मिलाकर हम इस पर अगर बल की गणना करें तो इसके द्वारा लगने वाला बल कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो परिणामी बल कौन लगाएगा, परिणामी बल लगाएगा +q चार्ज लगाएगा, और किस साइड लगाएगा, तो आगे की ओर लगाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम अंतिम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में आगे की ओर होगी। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कैसी होगी, आगे की ओर हो जाएगी, इस तरह से आगे की ओर हो जाएगी। इसकी गणना हमें करना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, +q आवेश के कारण +1 पर लगने वाला बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ऐसे ही -q और +1 के बीच लगने वाला बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर इसके बाद जो तीव्रता बड़ी है, जिनके बीच बल ज़्यादा लग रहा है, उनमें से छोटे वाले बल को हम घटा देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी।
देखिए लिखेंगे किस तरह से हम, तो उसको मैं यहाँ नोट करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा हमने इसको बनाए हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक द्विध्रुव बनाए थे, तो हम क्या लिखेंगे, माना ए बी एक क्या है, द्विध्रुव है। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिस पर प्रत्येक आवेश का परिमाण, जिस पर प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है, Q है। परिमाण Q है, प्रकृति इनमें अलग अलग है, परिमाण दोनों में सेम है, Q है, Q है। तथा प्रभावकारी लंबाई, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रभावकारी लंबाई। तथा प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसके बाद हमने द्विध्रुव का मध्य बिंदु O लिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इसके लिए हमने बिंदु P पर क्या मान के चले हैं, एकांक धनावेश। इसके लिए बिंदु P पर +1 आवेश, जिसको क्या बोलेंगे हम, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश की गणना करते हैं। ठीक है, इस पर हम P पर एकांक धनावेश मतलब +1 आवेश की कल्पना करते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कल्पना करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, +1 आवेश रखा हुआ है। तो पहले नंबर में हम यहाँ पर निकालते हैं कि A जो है, A ध्रुव जो है +1 पर कितना बल लगाएगा, मतलब +Q आवेश +1 पर कितना बल लगाएगा, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो पहले हम क्या निकालने वाले हैं कि +Q चार्ज मतलब आवेश के कारण एकांक धनावेश, इसको +1 बोलते हैं हम, +1 एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। देखो E बराबर, अब A के कारण लग रहा है तो E आ जाएगा, E ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये जो हम तीव्रता निकाल रहे हैं इसे कूलाम के नियम से ही निकालते हैं। ठीक है, इसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं आप। तो किस तरह से तीव्रता निकालेंगे, यहाँ पर है +Q चार्ज और वहाँ पर है +1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4πε0, और इनके बीच में देखिए आवेशों के परिमाण का गुणा, तो Q का गुणा 1 में हो जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, तो इसके मतलब A और P के बीच की दूरी, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, AP का स्क्वायर हो गया। अगले नंबर में हम क्या कर सकते हैं, तो पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर देते हैं ताकि हमें इसे बार बार देखने में दिक्कत ना जाए। यहाँ से कॉपी करके हम इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं तरह से। ये चलिए देखते हैं।
अगर हम ई ए वेक्टर निकाल रहे हैं, ई ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ए पी का स्क्वायर। तो ए पी ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज +1 पर जितना बल लगाएगा उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे जो बी ध्रुव हैं। तो बी ध्रुव जो है वहाँ पर जो तीव्रता लगाएगा ई बी वो कितनी होगी, इसके लिए हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण एकांक धनावेश मतलब +1 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लिखेंगे ई बी वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पर देखिए क्यू परिमाण है और वहाँ पर 1 ये परिमाण है। हमें प्रकृति नहीं लेना है, परिमाण ही लेना है, क्योंकि कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर परिमाण कितना है, क्यू है, और वहाँ +1 में परिमाण कितना है, 1 में। फिर यहाँ पर देखिए बी और यहाँ पर हो गया पी, तो बी पी के बीच का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर हो जाएगा ई बी वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 क्यू हो जाएगा, और फिर बी पी का स्क्वायर मतलब बी से पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण लगने वाले बल की गणना की हमने किस पर, +1 पर। अब आपको ये समझना पड़ेगा प्लस क्यू चार्ज जो +1 पर बल लगाएगा वो दूरी कम होने के कारण अधिक होगा, माइनस क्यू चार्ज +1 पर जो बल लगाएगा वो दूरी अधिक होने के कारण कम बल लगेगा। तो दोनों में सबसे अधिक बल किसके द्वारा लगेगा, ए के कारण लगेगा। तो सीधा सा अर्थ है कि ई ए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई बी से कैसी होगी, अधिक होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में क्रियाशील हैं। देखो अगर हम इसमें बात करें तो ये भी इसी अक्ष के अनुदिश बल लगा रहा है, ये भी इसी अक्ष के अनुदिश लगा रहा है, लेकिन ये इस साइड बल लगा रहा है, विपरीत लगा रहा है, और ये इस साइड लग रहा है, और ये वाला ई बी वाला इस साइड लग रहा है। तो दोनों के बल लगाने की दिशाएं कैसी हैं, जस्ट विपरीत हैं, और इसमें जो बल है वो ई ए के कारण अधिक लग रहा है। देखते हैं हम यहाँ पर, तो जो चूँकि ई ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो भी परिमाण आएगा, तो मैं यहाँ परिमाण के लिए मापांक मोड का चिन्ह लगा देते हैं। इसका जो परिमाण है वो ई बी से कैसा होगा, ई बी से अधिक होगा, ठीक है। ई ए का परिमाण ई बी से अधिक होगा, इसकी जो तीव्रता है वो ई बी से कैसी होगी, अधिक होगी, क्योंकि ये बल ज़्यादा लग रहा है। तो परिणामी तीव्रता को अगर हम ई मान के चलते हैं, परिणामी तीव्रता जिसको हम ई अगर मान के चलते हैं, ई वेक्टर मान के चलते हैं, इसका परिमाण निकालेंगे तो वो कैसे निकाला जा सकता है। अगर हम ई ए वेक्टर में से किसको माइनस कर देते हैं, ई बी वेक्टर को माइनस कर देते हैं, तो इससे हम परिणामी तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ई का जो मान है वो कैसे निकाला जा सकता है। अगर हम परिमाण निकालें तो हम यहाँ ई लिखेंगे, और ई ए वेक्टर का अगर हमें परिमाण निकालना है तो ई ए वेक्टर कितना दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इंटू है ना 1 क्यू हो गया था, और आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ये बीच में माइनस लगा दिए घटाने के लिए, और ये आया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से आया हुआ ये वाली लाइन। अगले नंबर में अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है हमें। इसमें जो हमें कॉमन मिल रहा है
वो मिल रहा है, क्यू भी कॉमन मिल रहा है और सामने वाला पार्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन मिल रहा है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन मिल गया। अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचा 1, ये तो पूरा बाहर आ गया, और ये हो गया r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ ये भी बाहर आ गया q, तो 1/r प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना बचेगा। नेक्स्ट नंबर में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये भिन्नों में है और घटाना है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम अगर हम बात करें तो दोनों का गुणन हो जाएगा यहाँ पर, r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब r माइनस एल स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, r प्लस एल स्क्वायर बचेगा, उसका गुणा हम 1 में कर देंगे। r प्लस एल का स्क्वायर है, इसका भाग इस पूरे में देंगे तो ये दोनों आपस में कटेंगे, r माइनस एल स्क्वायर बचेगा, उसका गुणा 1 में हो जाएगा। तो सिंपल सा आप ऐसे समझें, r प्लस एल स्क्वायर का गुणा 1 में हो गया, बीच में माइनस लगा, r माइनस एल का स्क्वायर है उसका भी गुणा किस में हो गया, 1 में हो गया। इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। अब नेक्स्ट नंबर में हम क्या कर सकते हैं, अगले नंबर में, अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए सर्वसमीका कौन कौन सी लग सकती हैं, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर, a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी। तो 3 प्रकार की सर्वसमीकाएँ हमें पता होनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी के बीच में माइनस हो जाए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर एक a प्लस बी हो और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो तो ये हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। 3 सर्वसमीकाएँ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके आगे हम इसी का प्रयोग करेंगे। a प्लस बी पूरे का स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, ये तो a की जगह r है, b की जगह l है। a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab मतलब 2rl हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा l का स्क्वायर। फिर बीच में माइनस लगाना है। अगले नंबर में इसका विस्तार होगा, a माइनस बी पूरे का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2rl हो जाएगा, और फिर प्लस होता है b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने कोष्टक बंद कर दिए बटे में। यहाँ पर जो सर्वसमीका लग रही है वो कौन सी है, ये वाली, a प्लस बी ए माइनस बी, या a माइनस बी ए प्लस बी हो सकता है, आगे पीछे हम कर सकते हैं गुणन में। अब यहाँ हम देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और दोनों में देखिए कॉमन हम एक स्क्वायर लगा देते हैं। ये देखिए दोनों में स्क्वायर लगा है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसके बाद दोनों में हमने क्या कर दिए, दोनों का स्क्वायर मिला के एक बार हमने लगा दिए। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l का स्क्वायर, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस r स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस 2rl, और माइनस प्लस का माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप, जो बराबर दिखें और विपरीत चिन्ह दिखते हैं तो उनको काट देते हैं हम। तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों आपस में कट गए। ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये आपस में कट गए, तो क्या बचेगा हमारे पास, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2rl मिलके कितना हो जाएगा, 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए थोड़ा सा इनको फॉर्मूला बनाने के लिए चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, देखें, E इज इक्वल टू, अगर हम 4 को लिखना चाहें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 4 को ऐसा लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 और फिर r इंटू एल अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर।
देखिए इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू का अगर गुणांतर किया जाए तो 1 बचेगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका गुणांतर करते हैं तो ये देखिए पहले से 2 1 है हमारे पास, इस क्यू का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं, 2q हो गया। इसके बाद फिर l को इनके साथ लिखते हैं। देखिए 2 का गुणा q में हो गया तो 2q हो गया, l को इनके साथ लिख दिए। क्या बचा? तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 2 बचेगा और एक क्या बचेगा, r बचेगा बटे में यहाँ पर हो गया r² माइनस l² पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाली लाइन समझना पड़ेगा आपको। 2 का गुणा q में किए तो 2q आ गया, इसके बाद l को इनके साथ लिखे और ये 2r जो बचा है इसको हमने लास्ट में लिख दिए। ये फॉर्मूला आपको देखने से पता चलेगा किसका है, p का। p इज इक्वल टू 2ql होता है, जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये है द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। तो मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2ql को हमने p लिख दिए, यहाँ पर क्या है 2 × r है अपॉन r² माइनस l² पूरे का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 को सामने लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा 2p r अपॉन r² माइनस l² पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हमने निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, जब p बिंदु r दूरी पर होता है इसके द्विध्रुव के केंद्र से। अब इसमें एक कंडीशन हम देखते हैं कि अगर द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है, द्विध्रुव को अगर बहुत छोटा कर दिया जाए, द्विध्रुव का आकार छोटा है ना, मतलब अभी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2l है। अगर दोनों ध्रुव बहुत पास हों मतलब कि एक दूसरे के जस्ट संपाती हों, ऊपर हों कहा जाए, है ना, एक ही जगह पर स्थित हों, तो l का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे a और b दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं तो द्विध्रुव का आकार छोटा है, और लगभग कितना छोटा कर सकते हैं हम, दूरी को नगण्य कर सकते हैं, ना के बराबर मतलब 0 मान सकते हैं l का मान। तो द्विध्रुव का आकार छोटा है तो उस टाइम तीव्रता कितनी होगी वो भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो अगर ये दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं, ये a हो और ये b हो, तो दोनों एक ही जगह स्थित हैं तो l का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में तीव्रता कितनी होगी, r का जो मान है उसकी अपेक्षा l का मान बहुत छोटा हो जाए तो उस टाइम तीव्रता कितनी होगी उसकी गणना करते हैं। यहाँ लास्ट में देखते हैं हम एक सिद्धांत, उपसिद्धांत भी बोल सकते हैं इसे हम, स्थिति भी बोल सकते हैं। तो उपसिद्धांत मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो अर्थात जो l का जो मान है वो r की तुलना में बहुत कम है, तो हम l को कितना कम मान सकते हैं लगभग, तब l को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मतलब ना के बराबर, नगण्य माना जा सकता है, अर्थात l बराबर 0 ले सकते हैं हम, सबसे छोटा 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद 2pr होगा अपॉन, यहाँ l की जगह हमने रख दिए 0 और पूरा स्क्वायर लगा हुआ है। इसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r² और पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, r की घात 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ एक r पहले से है और r की घात 4, अगर r की घात 4 कट गई r से तो कितनी घात बचेगी, 3। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p बचेगा और बटे में r की घात कितनी बचेगी 3, और फिर इसका मात्रक हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से हमने एक द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। आगे आने वाली वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके आने वाले टॉपिक में जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया हुआ है। अगर आपको एक बार ये समझ में नहीं आता है तो आप फिर से रिपीट करके देखिए इसको, साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप नोट कर सकें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है इसी तरह वीडियो बनाने का, और उम्मीद करते हैं आपका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।